हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम जूरिस्प्रूडेंस का एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं और 30 टॉपिक्स के हर टॉपिक से लगभग 25 से लेकर 30 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को करते हुए, एक्सप्लेनेशन को समझते हुए, उस टॉपिक के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या उसके पीछे की स्ट्रेटजी है, उसको हम लोग समझते हुए चलेंगे और हमारा जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन करते हुए। तो उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमने 1 और 2 वीडियो ऑलरेडी बना ली है, ठीक है। और आज वो हमारी तीसरी वीडियो का दिन है। तो इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आज हम तीसरी वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हमने जो हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 30 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहले दिन हमने कवर किया था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, जिसमें उसके ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन, एप्लीकेबिलिटी और अमेंडमेंट से रिलेटेड हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे फर्स्ट में। अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ से कंटिन्यू करो, आपको बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर आप 1 से लेके 30 जो अलग अलग टॉपिक्स की वीडियोज़ आएंगी उसको देखते रहिएगा। आज हमारी वीडियो का तीसरा दिन है, मतलब कि तीसरी वीडियो ये बन रही है। सेकंड टॉपिक हमने डिस्कस किया था जो 1945 के जो रूल्स हैं, उसके क्या डिटेल प्रोविजंस है, लाइसेंसिंग प्रोसीजर क्या है, कौन सी लाइसेंसिंग के लिए कौन से फॉर्म भरे जाते हैं, इंपोर्ट का क्या लाइसेंस प्रोसीजर है, मैन्युफैक्चरिंग का क्या प्रोसीजर है, सेल्स के लिए, होलसेल के लिए, रिटेल के लिए क्या प्रोसीजर है, उसको हमने डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल्स अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल, स्पेशली C1, मतलब जो शेड्यूल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे डिटेल्ड में, उसके क्लासिफिकेशन, उसके रिक्वायरमेंट्स और उसके एग्जाम्पशंस। मतलब कि आज का जो वीडियो होगा वो हमारा स्पेसिफिक होगा शेड्यूल्स के बारे में, कि शेड्यूल्स के बारे में लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 30 टॉपिक्स है वो हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। और जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का सबसे मतलब हॉट टॉपिक है वो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर या किसी भी एग्ज़ाम, ड्रग इंस्पेक्टर का हो, जीपैट हो, नाइपड हो, स्पेशली ड्रग इंस्पेक्टर की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो हमने आपको पहले भी बताया था यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। रीज़न क्या है कि बीइंग अ ड्रग इंस्पेक्टर आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि आपके जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो आपका उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक्ट है वो क्या है, तभी आपका जो जॉब प्रोफाइल है इस सब्जेक्ट से मैच करता हुआ है। इसलिए जूरिस्प्रूडेंस का जो वेटेज है वो स्पेशली ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में बढ़ जाता है। तो इसलिए हम 30 टॉपिक्स जो लिए हैं, हर टॉपिक से डिटेल्ड क्वेश्चन करेंगे, डिटेल उस टॉपिक को समझेंगे, ताकि क्वेश्चंस कहीं से भी आए तो आप इजीली उसको कर पाएँ। तो इसी सीरीज़ को बढ़ाते हुए चलिए आज का जो टॉपिक है उसको हम कवर करते हैं। ओके, यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर जूरिस्प्रूडेंस एमसीक्यू सीरीज़ का तीसरा दिन है। टॉपिक आपको बता देते हैं, जिसमें हम लोग आज शेड्यूल्स अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के अंडर में जो शेड्यूल है उसकी क्लासिफिकेशन, रिक्वायरमेंट्स और एग्जेप्शंस, उसको हम लोग स्पेशली डील करने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं, आज अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं पहली बार, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जो दोस्त जो डीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है फार्माकोलॉजी के बाद। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो फर्स्ट और सेकंड देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए, ताकि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बनती रहेगी और आपके जो क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, वो भी बनी रहेगी। ओके, तो शेड्यूल से रिलेटेड जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। शेड्यूल एम ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 डील्स विथ। आपको पता है कि जो हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो एक्ट है वो कब आया था, 1940 में इनेक्ट हुआ था, और उसके जो रूल्स है वो कब आए थे, 1945 में आए थे, ठीक है। तो इसके अंडर में जो शेड्यूल्स हैं उसमें से जो शेड्यूल एम है वो किस चीज़ के रिगार्डिंग है, तो शेड्यूल एम जो है वो हम ऑप्शन पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, लाइफ पीरियड ऑफ द ड्रग्स, पैक साइज ऑफ द ड्रग। तो शेड्यूल एम जो है वो हमारे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देखते हैं। शेड्यूल एम जो डिटेल्ड हमको रिक्वायरमेंट्स बताता है किसका, प्रीमाइसेस, प्लांट, इक्विपमेंट्स, क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब क्या है,
कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में क्या क्या रिक्वायरमेंट होने चाहिए, ठीक है, वहाँ पे कैसा प्रीमाइसेस होना चाहिए, वहाँ प्लांट कैसा होना चाहिए, वहाँ पे कितने क्वालिफाइड पर्सन काम कर रहे हैं, वहाँ की साफ़ सफाई क्या है, वहाँ पे आप जो रॉ मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं वो किस तरीके से है, प्रोडक्शन क्या कैसे हो रहा है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस जो है, डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है, ड्रग्स के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके हिसाब से स्टोरेज हो रहा है कि नहीं, उसकी पैकेजिंग हो रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मतलब इंक्लूड होती है। सारी ये जो रिक्वायरमेंट्स है उसको दिया गया है शेड्यूल एम में। मतलब कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस करने से रिलेटेड जो हमारा शेड्यूल है, शेड्यूल एम, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और शेड्यूल एम के अंडर भी सब क्लासेस हैं जो अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। और कुछ अलग शेड्यूल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो शेड्यूल एम जो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो नॉर्मल ड्रग है, ठीक है, उसके लिए है। M1 आपको ध्यान रखना है होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड है। M2 हमारे जो कॉस्मेटिक है उससे रिलेटेड है। M3 मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड है। और शेड्यूल P जो है वो ड्रग के सेल्फ लाइफ या फिर ऐसे बोल सकते हो कि एक्सपायरी डेट से रिलेटेड है, कि ड्रग के बारे में एक्सपायरी डेट से रिलेटेड हमको जानकारी कहाँ से मिलेगी, शेड्यूल P से। और शेड्यूल S जो है वो कॉस्मेटिक का क्या स्टैंडर्ड होगा उससे रिलेटेड बात करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज विच शेड्यूल लिस्ट नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग सब्सटेंसेस रिक्वायरिंग स्पेशल कंट्रोल। नार्कोटिक ड्रग किसको बोलते हैं, तो जो भी ड्रग जो हैबिट फॉर्मिंग होते हैं या जो भी एडिक्शन कॉज करते हैं, ठीक है, उन सारे ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक ड्रग। और वैसे ड्रग्स को स्पेशल एक अलग शेड्यूल में रखा गया है ताकि उसके लिए हमको अलग से स्पेशल रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि सेंसिटिव ड्रग है, ठीक है, हैबिट फॉर्मिंग है, एडिक्टिव ड्रग है, तो उसके लिए अलग से शेड्यूल रखा गया है, शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एच किससे रिलेटेड है, तो शेड्यूल एच में वैसे ड्रग्स को रखा गया है जिसको आप डॉक्टर के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के उसको सेल नहीं कर सकते हैं। शेड्यूल जी में वैसे ड्रग्स को रखा गया है जिसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो आप सेल नहीं कर सकते हो, साथ में उस ड्रग को लेने के लिए आपको किसी मेडिकल एक्सपर्ट या उसके सुपरविज़न में या उसके मॉनिटरिंग में आपको मेडिसिन वो ड्रग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लेने के लिए किसी मेडिकल सुपरविज़न या मेडिकल जो एक्सपर्ट है उसके अंडर में ही लेना है। शेड्यूल पी में अभी हमने आपको बताया कि ड्रग के सेल्फ लाइफ से रिलेटेड या ड्रग के एक्सपायरी डेट से रिलेटेड बात की जाती है शेड्यूल पी में। ओके, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख के समझ सकते हो कुछ अलग जो हम यहाँ पे देखेंगे। शेड्यूल एक्स ड्रग किसको बोलते हैं, जो एडिक्शन कॉज करते हैं। इसको सेल करने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन 100% चाहिए ही चाहिए, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के आप इसको सेल नहीं कर सकते हो। शेड्यूल एक्स को सेल करने के लिए लाइसेंस हमको कहाँ से मिलता है, कौन से फॉर्म में, फॉर्म नंबर 20F। तो पिछली वीडियो में जो हमारा जो वीडियो है, पिछला वीडियो, वो सिर्फ जो फॉर्म से रिलेटेड जो वीडियो है, स्पेशली उसी से रिलेटेड वीडियो है कि रिटेल के लिए, होलसेल के लिए, इंपोर्ट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए किस किस कंडीशन के लिए कौन से लाइसेंस के फॉर्म भरे जाएंगे, कौन से फॉर्म में हमको लाइसेंस मिलता है, उससे रिलेटेड है। तो इसलिए हमने आपको बोला कि पहली वीडियो देखिए, फिर दूसरी देखिए, फिर तीसरी देखिए, तब आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी, ठीक है। तो शेड्यूल एक्स ड्रग के लिए आपको अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, और जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको कम से कम उसकी एक कॉपी आपको 2 साल तक रखनी होती है, ठीक है। और जब भी ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे तो स्पेशली अगर शेड्यूल एक्स ड्रग के प्रीमाइसेस में जा रहे हैं तो स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन करेंगे। तो ये शेड्यूल ड्रग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और शेड्यूल जी क्या बात करती है, तो मेडिकल सुपरविज़न में, और ऐसे ड्रग के लेवल पे लिखा रहेगा, ठीक है, कॉशन लिखा रहता है कि आपको इस ड्रग को मेडिकल सुपरविज़न में ही लेना है, शेड्यूल जी। शेड्यूल एच विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप इसको नहीं ले सकते हो। शेड्यूल H1 प्रिस्क्रिप्शन के बिना तो आप ले नहीं सकते हो, साथ साथ में इसका अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। जैसे कि मान लो कि ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन है या कोई हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन है, तो उसके लिए अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है शेड्यूल H1। शेड्यूल एक्स हमने अभी बताया कि नार्कोटिक साइकोट्रोपिक ड्रग होते हैं, और इसकी लाइसेंस के लिए, रिटेल लाइसेंस के लिए फॉर्म 20F भरना पड़ता है। शेड्यूल पी ड्रग के सेल्फ लाइफ एक्सपायरी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 इज शेड्यूल एच ड्रग आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड बाई। अभी हमने बात की है कि शेड्यूल एच जो ड्रग है वैसे ड्रग्स को बोलते हैं जो डॉक्टर के या जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के हम उस ड्रग को नहीं ले सकते हैं। तो शेड्यूल एच में कौन से ड्रग आएंगे, ओवर द काउंटर नहीं आएगा, विदाउट रिस्ट्रिक्शन
ऐसा कुछ नहीं है, ओनली हॉस्पिटल ऐसा कुछ नहीं है, तो उसमें आ जाएंगे ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो शेड्यूल एच, ये आपको शेड्यूल जो है वो ABCD की तरह टिप ऑफ द टंग आपको याद होना चाहिए कि शेड्यूल ए किससे से रिलेटेड है, बी किससे रिलेटेड है, सी किससे रिलेटेड है, C1 किससे रिलेटेड है, डी किससे रिलेटेड है, E1 किससे रिलेटेड है, F किससे रिलेटेड है, F1 किससे रिलेटेड है, H किससे रिलेटेड है, J किससे रिलेटेड है। ये सारे मतलब कि Y तक आपको सारे शेड्यूल्स टिप ऑफ द टंग पता होने चाहिए, क्योंकि शेड्यूल से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो शेड्यूल से रहता ही रहता है, तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज शेड्यूल C एंड C1 मेनली इंक्लूड। तो अभी हमने बात की थी कि शेड्यूल C एंड C1 किससे रिलेटेड है, तो शेड्यूल C और C1 में जो बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसको इंक्लूड किया गया है, जैसे कि सीरा, वैक्सीन, इंसुलिन। और शेड्यूल C1 में रखा गया है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिसके लिए स्पेशल स्टोरेज कंडीशन लागू होता है, जैसे सूचर लिगेचर हो गया, ठीक है, सिरिंज हो गए या नीडल्स हो गए, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है जिसके लिए स्पेशल स्टोरेज कंडीशन लागू होता है, उसको रखा गया है C1 में। ओके, तो शेड्यूल C एंड C1 किससे रिलेटेड है, बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक सीरा, वैक्सीन, इंसुलिन, ये सब। ओके, तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं और इससे रिलेटेड जो अदर टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे हमने शेड्यूल जितने टोटल शेड्यूल है उसकी लिस्टिंग यहाँ पे की हुई है, तो इसको एक बार आप लोग देखिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन करते हुए एक्सप्लेनेशन करते हुए कॉन्सेप्ट को समझना है। तो सारे शेड्यूल्स को एक बार देखते हैं, उससे आपको शेड्यूल क्लियर हो जाना चाहिए, और इसको आप लोग 2-3 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। शेड्यूल ए, तो जितने भी फॉर्म्स हैं, मतलब कि लाइसेंसिंग के लिए, ठीक है, सेल के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जितने भी लाइसेंस हैं, उसके बारे में कौन सा फॉर्म किस लाइसेंस के लिए भरा जाएगा, ठीक है, रिटेल में कौन सा होगा, होलसेल में कौन सा होगा, इंपोर्ट में कौन सा होगा, मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा होगा, सारे फॉर्म्स के बारे में जानकारी मिलेगी हमको शेड्यूल ए में। तो शेड्यूल ए किससे रिलेटेड है, फॉर्म से रिलेटेड। फिर आप जब फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ेगी, या फिर आप गवर्नमेंट एनालिस्ट से कोई चीज़, कोई मटेरियल आप चेक करवा रहे हैं, एनालिसिस करवा रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको फ़ी सबमिट करना है। तो फॉर्म का जो एप्लीकेशन फ़ी है या जो एनालिसिस के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है, फ़ी के बारे में बात करती है शेड्यूल बी। तो फ़ी से रिलेटेड आपको याद रखना है शेड्यूल बी। सी हमने अभी बताया कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें वैक्सीन, सीरा, इंसुलिन, ये सब आ जाएंगे। C1 में बताया कि कुछ ऐसे ड्रग जिसके लिए स्पेशल स्टोरेज का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे सिरिंज हो गया, निडल हो गया, लिगेचर, सूजर हो गया, ये सब। शेड्यूल डी बात करती है कि कुछ ऐसे ड्रग्स जिसके इम्पोर्ट को पे जो रूल रेगुलेशन है उस पर एग्जम्पशन लगा हुआ है, जैसे कुछ ऐसे ड्रग्स आप मंगा रहे हो, जैसे मान लो पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे कोई ऐसा ड्रग जो आपके इंडिया में नहीं मिल रहा है, आपको अमेरिका से मंगाना है और आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, पर्सनल यूज़ के लिए मंगा रहे हैं, तो उस पर इम्पोर्ट का जो रूल रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं होगा, मतलब आप एग्जम्पशन में, छूट में हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ड्रग्स जो आप स्पेशली मतलब एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हो, तो वो एग्जम्पशन उसमें रखा गया है शेड्यूल डी में। शेड्यूल E1 किससे रिलेटेड बात करती है, तो आयुर्वेदा में, सिद्धा और यूनानी में कुछ पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, उसको रखा गया है शेड्यूल ई में, ठीक है। शेड्यूल एफ किससे रिलेटेड है, तो जो ब्लड बैंक से रिलेटेड, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या कंडीशन है, ठीक है, और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या रिक्वायरमेंट कंडीशन है, उससे बात करती है शेड्यूल एफ। शेड्यूल F1 जो है होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड है, ठीक है। शेड्यूल जी अभी हमने बताया कि वैसे ड्रग्स जिसको मेडिकल सुपरविज़न में लेना है। शेड्यूल एच ड्रग जिसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम लोग सेल नहीं कर सकते हैं। शेड्यूल H1 जिसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो सेल नहीं कर सकते हैं, और साथ साथ में उसका हमको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, जैसे टीबी का ड्रग है। शेड्यूल जे, शेड्यूल जे को आप ऐसे याद रख सकते हो जैसे जानलेवा बीमारी, कुछ ऐसे डिजीज़ या कंडीशन जिसको कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि हम इसको प्रॉपरली ट्रीट कर देंगे या क्योर कर देंगे। जैसे मान लो कि किसी पेशेंट को मान लो कैंसर है, या उसको हाइपरटेंशन है, या मान लो कि उसको डायबिटीज़ है, तो ये ऐसे कंडीशंस हैं जो प्रॉपरली क्योर नहीं होते हैं। तो अगर कोई क्लेम कर रहा है कि हम उसको प्रॉपरली क्योर कर देंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसे डिजीज़ या कंडीशन जिसको क्लेम नहीं किया जा सकता है प्रॉपरली क्योर के लिए, उस डिजीज़ या कंडीशन को रखा गया है शेड्यूल जे में। शेड्यूल के किससे रिलेटेड है, तो एग्जम्पशंस फ्रॉम द सर्टेन लाइसेंसिंग प्रोविज़न, मतलब कि जैसे मान लो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट ड्रग सप्लाई कर रही है पेशेंट के लिए, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइसेंसिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे एग्जम्पशन रखा गया है। जैसे मान लो फ्लाइट है, ट्रेन है, उसमें मतलब कि समटाइम्स फर्स्ट
समटाइम्स क्या फर्स्ट एड किट होता ही है वहाँ पे, उसमें कुछ ड्रग्स भी होते हैं, तो वहाँ पे भी लाइसेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कुछ ऐसे कंडीशंस है जहाँ पे मतलब कि लाइसेंस के लिए एग्जाम्पशन छूट दिया गया है, उसकी बात हो जाएगी शेड्यूल के में। शेड्यूल एम, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है या जो भी स्टैंडर्ड है कि जो जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होगा उसका प्रीमाइसेस, उसका एरिया कैसा होना चाहिए, उसका प्लांट कैसा होना चाहिए, इक्विपमेंट मशीन्स कैसे होना चाहिए, वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, वहाँ पे करने लोग जो काम करने वाले हैं पर्सनल, वो कितने क्वालिफाइड हैं, वो सारी चीज़ से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ पर आ जाएगा, शेड्यूल एम में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो अलग अलग शेड्यूल्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज शेड्यूल जे ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स कॉन्टेन्स। तो अभी हमने बात की कि शेड्यूल जे में वैसे डिजीज़ या वैसे कंडीशन के बारे में बात की गई है जिसको आप क्लेम नहीं कर सकते हो प्रिवेंशन और क्योर के लिए। तो लिस्ट ऑफ डिजीज़ फॉर विच नो ड्रग कैन क्लेम प्रिवेंशन और क्योर। ओके, तो शेड्यूल जे इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेड्यूल के। तो अभी हमने बात की थी कि शेड्यूल के किससे रिलेटेड है, तो कुछ ऐसे ड्रग्स जिसके लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसको एग्जम्पशन रखा गया है, इसमें छूट दिया गया है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एग्जम्पशंस फ्रॉम द सर्टेन प्रोविज़न ऑफ द एक्ट एंड रूल, वो रखा गया है शेड्यूल के में। ओके, जैसे कोई डॉक्टर है अपने पेशेंट के लिए अगर मेडिसिन लेके जा रहे हैं तो उसमें लाइसेंस का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे मेडिसिन की सप्लाई हो रही है तो वहाँ पे लाइसेंस का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, वहाँ पे छूट मिला हुआ है। कोई जैसे एयरक्राफ्ट है, शिप है या रेलवे है, वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स रखा गया है तो वहाँ पे आपको एग्जम्पशन दिया गया है। ठीक है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो मतलब गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग नोटिफाइड है या कुछ ऐसे एनजीओ जहाँ पे गवर्नमेंट का रूल के अकॉर्डिंग वहाँ पे दिया गया है, तो वहाँ पे अगर कोई मेडिसिन अगर वहाँ पे मिलती है तो वहाँ पे भी छूट दिया गया है लाइसेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शेड्यूल पी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक डील्स विथ। तो शेड्यूल पी किससे रिलेटेड है, तो सेल्फ लाइफ से रिलेटेड, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ड्रग की एक्सपायरी डेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ड्रग के एक्सपायरी डेट से रिलेटेड बात करती है शेड्यूल पी। क्वेश्चन नंबर 8 इज शेड्यूल जी ड्रग्स रिक्वायर। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी शेड्यूल जी ड्रग्स किसको बोलेंगे, तो अगर मान लो ये शेड्यूल जी ड्रग है तो इसको लेने के लिए आपको किसी मेडिकल एक्सपर्ट या मेडिकल सुपरविज़न में ही लेना पड़ेगा और इसका कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, तो ये कंडीशन है। तो इसलिए जो भी ड्रग है तो उस पर लेबल में कॉशन लिखा रहता है कि इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविज़न, तो वहाँ पे कॉशन लिखना कंपलसरी हो जाता है। तो शेड्यूल जी किससे रिलेटेड है, तो उसके लेबल पे लिखा रहेगा कि इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविज़न। ठीक है, या फिर ऐसे रहेगा इट इज़ मैंडेटरी टू टेक दिस मेडिसिन अंडर मेडिकल सुपरविज़न। ओके, इस टाइप से लिखा रहता है। इसके फीचर क्या है, तो मस्ट कैरी मैंडेटरी कॉशनरी लेबल, उसके लेबल पे ऐसा लिखा रहना एकदम कंपलसरी है शेड्यूल जी का, और इसको मेडिकल सुपरविज़न में ही लेना है, सिर्फ लिखने से काम नहीं है, लेना ही है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये ड्रग के साइड इफ़ेक्ट और मिसयूज से बचने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, और प्रॉपर मॉनिटरिंग का रिक्वायरमेंट है। तो शेड्यूल जी से रिलेटेड ये फीचर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 इज शेड्यूल एन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल स्पेसिफाइज। तो शेड्यूल एन जो है वो किससे रिलेटेड बात करती है, तो जैसे मान लो कि आप कोई फार्मेसी स्टोर खोल रहे हो या रिटेल हो या होलसेल हो, तो इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, मतलब कि कैसा एरिया होना चाहिए, फार्मासिस्ट होने चाहिए। ठीक है, अब वहाँ पे एक फ्रीज होना चाहिए, जो आपका लाइसेंस है वो फ्रंट पे टंगा होना चाहिए। तो ये जो सारे रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारा किससे रिलेटेड है, शेड्यूल एन से रिलेटेड। मतलब शेड्यूल एन में अगर आप रिटेल या फार्मेसी खोलते हो तो उसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो शेड्यूल एन में आपको मिलेगा। तो मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द रनिंग ऑफ फार्मेसी स्टोर। ठीक है, तो शेड्यूल एन में इसकी बात की गई है। तो थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे देखते हैं कि शेड्यूल एन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप रिटेल शॉप खोलते हो, फार्मेसी खोलते हो, तो आपको 10 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए। ठीक है, या फिर अगर सिंगल सिर्फ होलसेल खोलते हो तो भी आपको 10 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए। अगर आप दोनों कंबाइन करते हो कि आपके पास होलसेल रिटेल दोनों हैं तो आपका एरिया मिनिमम 15 मीटर स्क्वायर चाहिए। ठीक है, वहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर भी चाहिए कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसको स्टोरेज के लिए आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए। वहाँ पे फर्नीचर होना चाहिए, स्टोरेज कंडीशन होना चाहिए, रेफरेंस बुक्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो कंडीशन है, फार्मासिस्ट होने चाहिए।
तो ये सब जो कंडीशन है वो हमारा रिलेटेड है शेड्यूल एन से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज शेड्यूल वाई ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल प्राइमरली डील्स विथ। शेड्यूल वाई किससे रिलेटेड है? तो शेड्यूल वाई जो रिलेटेड है वो क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड है, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल एंड न्यू ड्रग अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स। क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है आप समझो कि कोई भी नई ड्रग जब मार्केट में बनती है, न्यू ड्रग, ठीक है, न्यू ड्रग क्या होती है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, किस रूल के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दिया गया है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो देखिए, फर्स्ट देखिए, सेकंड देखिए, देन इस वीडियो को देखिए, तो आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। न्यू ड्रग जब जैसे ही बनती है तो हम ऐसे ही किसी ह्यूमन पे उसको यूज़ करने के लिए नहीं दे देते हैं, क्योंकि हमको पहले पता होना चाहिए कि ये ड्रग कितना सेफ़ है, कितना इफ़ेक्टिव है, ठीक है, तब हम इस ड्रग को अप्लाई करेंगे ह्यूमन बॉडी पे। तो ह्यूमन बॉडी पे मार्केट में लाने से पहले, ड्रग को अप्रूवल होने से पहले उसको हम लोग पहले चेक करते हैं, ट्रायल करते हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी पे। उसी को बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल। तो सबसे पहले होता क्या है क्लिनिकल ट्रायल में कि हम लोग ड्रग्स को देते हैं हेल्दी पर्सन पे, ठीक है, लगभग 20 से लेके 100 लोगों पे। इसको बोलते हैं फेज़ 1 ट्रायल। और जब हेल्दी पर्सन पे ये ड्रग देते हैं ये चेक करने के लिए कि कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा है, ड्रग सेफ़ है कि नहीं, तो ड्रग की सेफ्टी चेक करने के लिए फेज़ 1 में हम लोग लगभग 20 से लेकर 100 लोगों पे ड्रग देते हैं। अगर ये मान लो ड्रग सेफ़ है, कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं कि अब जिस चीज़ का ड्रग है उससे रिलेटेड 100 से लेके 300 पेशेंट फेज़ 2 में लेके 100 से 300 पेशेंट को लेंगे। अब हेल्दी पर्सन को ले रहे थे, ठीक है, अब पेशेंट को लेंगे। इसका मतलब हम क्या चेक कर रहे हैं, तो ड्रग की एफिकेसी चेक कर रहे हैं कि ड्रग जो है वो डिजीज़ पे काम करती है कि नहीं। तो पहले फेज़ में हम लोग सेफ्टी चेक कर रहे हैं, ठीक है, हेल्दी पर्सन पे। दूसरे में हम लोग डिजीज़ वाले मतलब कि पेशेंट पे चेक कर रहे हैं ड्रग की एफिकेसी। फिर जब ड्रग अगर मान लो कि एफिशिएंट है, डिजीज़ पे प्रॉपरली काम कर रही है, तो फिर हम रेंज बढ़ाते हैं लगभग 1000 से लेके 3000 डिजीज़ वाले जो पर्सन है, क्योंकि हमको थोड़ा सा बड़ा चाहिए पॉपुलेशन उस पर चेक करने के लिए। तो फेज़ 3 में हम इतने सारे लोगों पे ट्राई करते हैं और इसमें भी ड्रग की एफिकेसी ही चेक करते हैं कंफर्मेशन के लिए कि वाकई में ड्रग काम कर रही है कि नहीं। तो जब फेज़ 3 में ड्रग हमारा प्रॉपरली काम करती है तो ड्रग को फाइनली अप्रूवल मिल जाता है। और ड्रग के फाइनली अप्रूवल मिलने के बाद, ठीक है, ड्रग जब मार्केट में आ जाती है तो फिर भी हम इसका ट्रायल करते रहते हैं। ट्रायल मतलब कि कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट अगर आ रहा है, ठीक है, उस ड्रग से रिलेटेड कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रहा है, तो उसको हम लोग नोटिस करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और इसको बोलते हैं फेज़ 4 ट्रायल या पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल। क्योंकि फेज़ 3 के बाद ड्रग अप्रूव्ड हो जाता है और मार्केट में आ जाता है, तो ये ट्रायल हमारा, ये तीनों हमारा मार्केट से पहले का है और ये मार्केट में बाद का है, तो इसलिए हमको पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग फार्माकोविजिलेंस भी बोलते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, कितने फेज़ होते हैं, कौन से फेज़ में क्या क्या करते हैं, तो शॉर्ट में हमने आपको बता दिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। शेड्यूल वाई क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड है, हमने बता दिया है। क्लिनिकल ट्रायल में अलग अलग फेज़ होते हैं, ठीक है, उसमें सेफ्टी जो एफिकेसी है, अलग अलग रिक्वायरमेंट हम लोग रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। और एक न्यू चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि करेंटली, पहले क्या था कि शेड्यूल वाई के अकॉर्डिंग सारे क्लिनिकल ट्रायल्स कराए जाते थे, लेकिन अब 2019 में एक नया रूल आया था, नया लॉ आया था, न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल, ठीक है, 2019 में आया था। तो मेजर ज़्यादातर जो ड्रग की जो साइड इफ़ेक्ट है और ज़्यादातर जो रूल है वो इसी का फॉलो होता है। तो ये हॉट टॉपिक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हमने यहाँ पे लगाया हुआ है चार्ट, क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड हमने भी बात की थी। क्लिनिकल ट्रायल जो है 4 फेज़ में होता है। फेज़ 1 में हम लोग ड्रग की सेफ्टी चेक करते हैं, लगभग 20 से 100 लोगों पे ड्रग कितना सेफ़ है। फिर फेज़ 2 में हम लोग पेशेंट लेते हैं, यहाँ पे हेल्दी वॉलंटियर्स ले रहे थे, और उसमें ड्रग की एफिशिएंसी चेक करते हैं, ड्रग काम कर रही है कि नहीं। अगर ड्रग काम करती है तो फिर ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट लेते हैं, और फिर हमको कंफर्म हो जाता है कि ड्रग काम कर रही है तो ड्रग अप्रूव्ड हो जाता है। और अप्रूव्ड होने के बाद हम लोग फेज़ 4 में जाते हैं, जो पोस्ट मार्केटिंग हमारा जो ट्रायल होता है, और इसी को हम लोग फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं। तो दिस इज़ अबाउट क्लिनिकल ट्रायल, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, शेड्यूल H1 वॉज इंट्रोड्यूस टू स्ट्रेंथन कंट्रोल ऑन। H1 किससे रिलेटेड बात करती है, तो शेड्यूल H1 में वैसे ड्रग्स के बारे में बात की गई है जिसको आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो ले ही नहीं सकती हो, साथ साथ में
इसका अलग से एक मतलब कि रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है या एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग है, जैसे मान लो कि एंटीबायोटिक है जो कुछ लोग ऐसे ही खा रहे हैं, मतलब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इन सब को रोकने के लिए शेड्यूल H1 अलग से लाया गया था, ठीक है। तो शेड्यूल H1 क्या हो जाएगा, सर्टेन एंटीबायोटिक्स एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स टू प्रिवेंट एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, ठीक है। तो शेड्यूल H1 जो है इससे रिलेटेड बात करती है, ठीक है। तो शेड्यूल H1 सबसे पहले देख लो कि कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 2013 में, आपको याद रखना है। इसका पर्पस क्या है, तो एंटी माइक्रोबियल जो रेसिस्टेंस है उससे बचने के लिए, और ये कुछ एंटीबायोटिक्स है और जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है उस पर अप्लाई होता है। इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन मैंडेटरी है, इसके लिए सेल रिकॉर्ड मैंडेटरी है, और इसका रिकॉर्ड जो है मिनिमम 3 ईयर्स के लिए रखना है। तो आप हमको एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द ड्रग कैटेगरीज, ठीक है, रिक्वायर्ड RMP प्रिस्क्रिप्शन, इसमें से कौन सा जो कैटेगरी है जो RMP प्रिस्क्रिप्शन के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। G, सेकेंड है H, 3 है H1 और ऑप्शन नंबर 4 है X। ये आपको आंसर करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि शेड्यूल H के लिए भी प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, H1 के लिए भी चाहिए, X के लिए चाहिए। तो ये चीज़ें कभी कभी इस तरीके से भी पूछी जा सकती हैं। ये PYQ है, आपको इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग शेड्यूल C एंड C1। आपको पता है कि शेड्यूल C हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, शेड्यूल 1 ऐसे प्रोडक्ट से रिलेटेड है जिसके लिए स्पेशल कंडीशन की ज़रूरत होती है स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो दे रिक्वायर स्पेशल स्टोरेज कंडीशन एंड आर द मोस्टली बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, किससे रिलेटेड है, शेड्यूल C एंड C1। शेड्यूल C में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं जैसे वैक्सीन, सीरा, इंसुलिन, ब्लड प्रोडक्ट्स। C1 में कौन कौन सा हो जाएगा, तो IV फ्लूइड, स्टेराइल, ऑप्थेल्मिक्स, सर्जिकल सूचर, निडल, सिरंज, ये सब हम लोग रखते हैं C1 में। इसके लिए स्पेशल स्टोरेज चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 इज शेड्यूल M2 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल स्पेशली डील्स विथ। तो हमने थोड़ी देर पहले ही बात की है कि शेड्यूल M जो है वो हमारे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड है। इसी में शेड्यूल M1 जो है वो हमारे हेमोपैथिक ड्रग से रिलेटेड है। शेड्यूल M2 जो है वो हमारे कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, ठीक है। शेड्यूल M3 जो है वो हमारे मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड है। तो शेड्यूल M2 जो है वो हमारे किससे रिलेटेड होगा, कॉस्मेटिक के रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, कि अगर किसी कंपनी में मान लो कॉस्मेटिक बन रही है तो वहाँ के फैक्ट्री में कैसा क्या 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 रिक्वायरमेंट होगा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें बात की जाएगी शेड्यूल M2 में कॉस्मेटिक के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, M ड्रग के लिए, ठीक है, M1 हेमोपैथिक ड्रग के लिए, M2 कॉस्मेटिक के लिए और M3 मेडिकल डिवाइस के लिए। तो ये आपको याद रखना है एनी हाउ। यहाँ पे आप देख सकते हो शेड्यूल M1 गुड मैन्युफैक्चरिंग फॉर ड्रग्स, सॉरी शेड्यूल M1 हो गया हेमोपैथिक मेडिसिन के लिए, M2 हो गया कॉस्मेटिक के लिए और M3 हो गया मेडिकल डिवाइस के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 इज द वार्निंग लेबल कॉशन इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन इज अप्लाइड टू। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कहाँ पे देते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो शेड्यूल H, शेड्यूल G, शेड्यूल X, शेड्यूल H1। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा शेड्यूल G। शेड्यूल G में हम लोग बिना मेडिकल सुपरविज़न के, बिना मॉनिटरिंग के हम लोग ड्रग नहीं ले सकते हैं, और उसके लेबल पे ये जो मैंडेटरी कॉशन है वो लिखा होना मैंडेटरी होता है, ओके। और ये ऐसा क्यों करते हैं, तो शेड्यूल ए से रिलेटेड क्या क्या फीचर है, तो मैंडेटरी कॉशन लिखा होना ज़रूरी है, मेडिकल सुपरविजन में लेना ज़रूरी है, क्या करने के लिए, तो एडवर्स ड्रग इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, और प्रॉपर मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 15, विच शेड्यूल प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्टेन स्मॉल क्वान्टिटीज़ और गवर्नमेंट सप्लाई। तो अगर मान लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्रग सप्लाई हो रही है, ठीक है, या फर्स्ट एड में कोई ड्रग है, तो इस टाइप के रिक्वायरमेंट से एग्जम्पशन दिया गया है और उसको बात की गई है शेड्यूल के में। शेड्यूल जे किससे रिलेटेड है, याद करो, शेड्यूल जे वैसे डिजीज़ या कंडीशन से रिलेटेड है जो हम क्लेम नहीं कर सकते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। शेड्यूल के हमारा एग्जम्पशन से रिलेटेड है। शेड्यूल पी हमारा सेल्फ लाइफ या ड्रग की एक्सपायरी से रिलेटेड है। शेड्यूल वाई हमारे अभी हमने बात की थी क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड है। तो ये आपको हम ऐसे ही कर करके, ठीक है, बार बार रेपिटेशन कर करके हम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते चलेंगे ताकि आपको याद भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 इज शेड्यूल पी
इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ड्रग इंस्पेक्टर्स बिकॉज इट हेल्प्स इन। तो शेड्यूल पी किस रिलेटेड बात करती है? अभी हमने बताया कि शेड्यूल पी रिलेटेड है सेल्फ लाइफ से, एक्सपायरी डेट से। तो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है शेड्यूल पी? क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर जैसे ही किसी प्रीमाइसिस में जाते हैं, किसी रिटेल में, होलसेल में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो वहाँ पे ड्रग की साइड इफ़ेक्ट जानना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, कि ड्रग अगर साइड इफ़ेक्ट ड्रग का जो एक्सपायरी डेट है वो जानना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर एक्सपायरी डेट हमको पता होगा तो हम ये देख पाएंगे कि ड्रग यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसको मार्केट में सप्लाई करना है कि नहीं करना है, इसको अलग, जैसे एक्सपायर्ड जो मेडिसिन है उसका अलग से स्टोरेज है। तो वो सारी चीज़ डिटरमाइन करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर के लिए ये ज़रूरी हो जाता है शेड्यूल पी। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डिटरमाइनिंग वेदर द ड्रग हैज़ क्रॉस्ड इट एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट से रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल पी। तो शेड्यूल पी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि हमको वहाँ पर चेक करना है कि ड्रग एक्सपायर्ड है कि नहीं, और अगर एक्सपायरी डेट उसके लेवल पे लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, अगर एक्सपायर है तो हमको उसको सेल होने से प्रिवेंट करना है, ताकि पेशेंट के पास ड्रग अच्छे तरीके से पहुँचे, ड्रग अनसेफ नहीं हो, अनसेफ मेडिसिन नहीं पहुँचे। तो ये सब ज़रूरी फीचर्स हैं किससे रिलेटेड? शेड्यूल पी से रिलेटेड। ओके, तो ये आपको देखना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बार पीडीएफ पढ़िएगा। ठीक है, एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो अभी तक जितने क्वेश्चंस आपने किए हैं तो आपको इस शेड्यूल के बारे में आइडिया हो गया होगा। तो आप चेक करते हैं कि करेक्टली मैच है कि नहीं। शेड्यूल एक्स ड्रग किससे बात करती है? तो साइकोटिक जो ड्रग है, साइकोट्रॉपिक ड्रग जो है, जो हैबिट फॉर्मिंग नार्कोटिक ड्रग है, उससे रिलेटेड बात करती है। और यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल है, ये मैच नहीं हो रहा है। शेड्यूल वाई क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड बात करती है, यहाँ पे लिखा है नार्कोटिक, मैच नहीं हो रहा है। शेड्यूल एम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड बात करती है, तो यस दिस इज मैचिंग। शेड्यूल जे पैक साइज से रिलेटेड बात नहीं करती है। शेड्यूल जे वैसे डिजीज़ या कंडीशन से रिलेटेड बात करती है जिसको हम लोग प्रॉपर क्योर या ट्रीटमेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये सब मैच नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। ओनली मैचिंग कौन है? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, हमको रिवीजन होता रहेगा बार बार। शेड्यूल एम जो है गुड मैन्युफैक्चरिंग से बात करती है। शेड्यूल एन जो है फार्मेसी में जितना रिक्वायरमेंट है शॉप ओपन करने के लिए उससे रिलेटेड बात करती है। पी जो है सेल्फ लाइफ, प्रोडक्ट लाइफ या फिर एक्सपायरी डेट से रिलेटेड बात करती है। शेड्यूल यू जो है अपडेट रिकॉर्ड, ठीक है, कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको जितने भी मेडिसिन हैं उसके सैंपल उसके रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। तो शेड्यूल यू जो है वो रिकॉर्ड से रिलेटेड बात करती है। शेड्यूल एक्स जो है नार्कोटिक ड्रग से रिलेटेड बात करती है। शेड्यूल वाई क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड है। शेड्यूल जी है कि ऐसे कंडीशंस या डिजीज़ जिसका ट्रीटमेंट या क्योर आप क्लेम नहीं कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द शेड्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 18 फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग अंडर शेड्यूल सी एंड C1 द अप्रोप्रिएट लाइसेंस फॉर्म इज़। तो लाइसेंस फॉर्म से रिलेटेड हमने जो भी बात की थी पिछली वीडियो में बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया है कि शेड्यूल सी और C1 से रिलेटेड कि मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, ठीक है, सेल लाइसेंस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। सेल लाइसेंस अलग होगा, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अलग होगा, इम्पोर्ट लाइसेंस अलग होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस शेड्यूल सी एंड C1 के लिए कौन से फॉर्म मिलेंगे। तो ऑप्शंस है 25, 28, 25B एंड फॉर्म नंबर 20। तो राइट आंसर विल बी फॉर्म नंबर 28। ठीक है, तो हम लोग C और C1 के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा लाइसेंस लेते हैं? फॉर्म नंबर 28। तो यहाँ पे एक बार अलग अलग जो फॉर्म है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो पिछली वीडियो से भी रिलेटेड है और अभी से भी रिलेटेड है। तो अगर आपको शेड्यूल C1 और X के अलावा ड्रग का लाइसेंस लेना है तो आपको फॉर्म 25 भरना पड़ेगा। अगर शेड्यूल C और C1 के साथ लेना है तो फॉर्म 28 लेना पड़ेगा। ठीक है, हेमोपैथिक मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर आपको लाइसेंस लेना है तो फॉर्म 25B लेना पड़ेगा। अगर आपको रिटेल लाइसेंस लेना है रिटेल सेल करने के लिए अदर देन C, C1 एंड X तो आपको फॉर्म 20 भरना पड़ेगा। और C और C1 के साथ लेना है तो 21 आपको भरना पड़ेगा। और आपको शेड्यूल X के लिए लाइसेंस लेना है तो फॉर्म 20F भरना पड़ेगा। तो ये आपको फॉर्म भी ध्यान रखने हैं। फॉर्म के बारे में हमने डिटेल बात की है पिछली वीडियो में। शेड्यूल N इज़ मेनली यूजफुल फॉर, तो ये क्वेश्चंस 2-3 बार आ चुके हैं। शेड्यूल N किससे रिलेटेड है? तो फार्मेसी के जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है,
तो मतलब फार्मेसी के प्रीमाइसेस बाय द ड्रग इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, विच शेड्यूल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल। तो क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है, तो शेड्यूल एक्स जो है वो हमारा नार्कोटिक ड्रग से रिलेटेड है, शेड्यूल के जो है वो हमारा एग्जेम्पशन से रिलेटेड बात करती है, शेड्यूल एम जो है वो हमारा GMP से रिलेटेड बात करती है, शेड्यूल वाई जो है वो हमारा बात करती है क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड। ओके, तो ऐसे ही रेपिटेशन मोड में हम लोग क्वेश्चंस को करते हुए समझते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट को पढ़ना है और हमको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है शेड्यूल H1 ड्रग रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर विथ पेशेंट डिटेल, बिल्कुल सही है। शेड्यूल H1 में हमको अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, ठीक है। शेड्यूल X ड्रग रिक्वायर स्पेशल इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इन फॉर्म 10A। तो ड्रग शेड्यूल X की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपोर्ट के लिए हमको लाइसेंस 10A भरना पड़ता है, तो बिल्कुल सही है। ऑल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉल अंडर शेड्यूल C एंड C1, तो ये भी सही है कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कौन शेड्यूल से रिलेटेड है, C एंड C1, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ शेड्यूल M। शेड्यूल M आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बात करती है कि प्रीमाइसेस कैसा होगा, वहाँ के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स कैसे होंगे, वहाँ का जो प्लांट है वो कैसा होगा, वहाँ के जो पर्सनल है वो कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें से रिलेटेड बात करती है शेड्यूल M। तो बेटर कौन डिस्क्राइब कर रहा है उसको देखना है। इट ओनली डील्स विथ इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ इक्विपमेंट की बात नहीं होती है, प्लांट मतलब सारी चीज़ों के बारे में बात होती है। इट इज़ लिमिटेड टू आयुर्वेदिक सीधा यूनानी ड्रग, तो ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू इम्पोर्टर्स, तो ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो शेड्यूल M को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है कि इट प्रोवाइड्स कम्प्रिहेंसिव गुड मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट, वैलिडेशन, क्वालिफिकेशन, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करती है शेड्यूल M। ओके, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 23, शेड्यूल J एंड द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज 1944 आर इंटरलिंक्ड बिकॉज, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज समझना होगा। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो 1954 है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ हम लोग देखेंगे, हमारे जो टॉप 30 टॉपिक्स है उसमें से एक है, इसका डिटेल हम लोग देखेंगे। तो अभी सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए आप इतना समझिए कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज मतलब कि ये ऐसा मतलब कि एक्ट है जिसमें अगर कोई मान लो कि तिलस्मई कर रहा है, ठीक है, झाड़ फूँक कर रहा है, जादू टोना कर रहा है, या ताबीज़ दे के अगर ये क्लेम कर रहा है कि कोई डिजीज़ को हम लोग ठीक कर देंगे, तो वो गलत कर रहा है, ठीक है, वो हमारे ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट के अगेंस्ट में काम कर रहा है, उसको पेनल्टी हो सकता है, उसको सज़ा हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से शेड्यूल J में क्या बात की गई है, तो शेड्यूल J में क्या बात की गई है कि वैसे डिजीज़ या वैसा कंडीशन जिसको आप क्लेम नहीं कर सकते हो कि हम प्रॉपरली इसको क्योर या ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इसमें भी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, और या फिर जादू टोना, झाड़ फूँक या तबीज़ से लेके आप ये भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। मतलब ये दोनों जो है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954 और शेड्यूल J, ये दोनों आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये इंटरलिंक्ड कैसे है। तो बोथ डील विथ प्राइसिंग, ऐसा नहीं है, प्राइसिंग से रिलेटेड कोई मैटर नहीं है। बोथ रेगुलेट क्लिनिकल ट्रायल, नहीं, क्लिनिकल ट्रायल से भी रिलेटेड नहीं है। बोथ प्रोवाइड लाइसेंसिंग एग्जेप्शन, ऐसा भी नहीं है। तो शेड्यूल J लिस्ट डिजीज फॉर द विच नो ड्रग कैन क्लेम प्रिवेंशन और क्योर थ्रू एडवर्टाइजमेंट, तो इसलिए ये दोनों क्या है, इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन शेड्यूल रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल प्रोविजन द एक्ट विच प्रिवेल्स। क्वेश्चन समझिए कि कोई भी कानून या कोई भी लॉ है, ठीक है, तो लॉ जो है अलग अलग लेवल्स पे होते हैं, डिस्क्राइब होते हैं। तो जैसे सबसे सुप्रीम जो कानून है हमारे देश में वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है वो है। फिर संविधान के जो हमारे जो आर्टिकल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कानून बनाए जाते हैं, एक्ट बनाए जाते हैं बाय द पार्लियामेंट या फिर जो स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसके द्वारा। फिर इस
एक्ट को, मतलब कि इस एक्ट को प्रॉपर तरीके से फॉलो करवाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, ठीक है। और फिर इसको फॉलो करवाने के लिए अलग से नोटिफिकेशंस निकाले जाते हैं। तो लॉ जो है वो अलग अलग स्टेजेस पे काम करता है। तो सुप्रीम जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। मतलब कि जो हायरार्की है कि अब आपको फॉलो कैसे कैसे करना है या किसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके बाद एक्ट का है, उसके बाद रूल का है, उसके बाद नोटिफिकेशन का है, ठीक है। तो रूल या शेड्यूल आप बोल सकते हो। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जब भी मतलब शेड्यूल में या एक्ट में, ठीक है, कन्फ्लिक्ट हो तो किसको आप प्रिवेल करोगे, किसको आप लोग इम्पोर्टेंस दोगे, किसको फॉलो करोगे। तो आपको पता है कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, उसके बाद एक्ट को फॉलो करना है, उसके बाद रूल या शेड्यूल को। तो जब भी एक्ट और शेड्यूल में कन्फ्लिक्ट होगा तो सबसे ऊपर कौन होगा, एक्ट होगा, ठीक है। तो द पेरेंट एक्ट प्रिवेल्स, शेड्यूल आर सबॉर्डिनेट, ठीक है। मेन हमारा एक्ट हो जाएगा और शेड्यूल उसके नीचे है, तो ऑप्शंस विल बी बी। क्वेश्चन 25, अ ड्रग इंस्पेक्टर फाइंड्स अ फार्मेसी स्टॉकिंग शेड्यूल H1 एंटीबायोटिक विदाउट अ प्रॉपर रजिस्टर, दिस वायलेशन मेनली अट्रैक्ट्स प्रोविजन अंडर। तो आपको पता है कि शेड्यूल H1 के लिए जो भी मेडिकल स्टोर है उसको अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर जाता है फार्मेसी स्टोर पे और वहाँ पे देखते हैं कि वो एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा स्टोर किया गया है और रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं है, तो ये किसका वायलेशन है, तो ये शेड्यूल H1 का वायलेशन है और रूल 97 का वायलेशन है, और इसके ऊपर उसको पेनल्टी भी लगाया जा सकता है, इवन उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। तो जो भी पेनाल्टी है उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। अभी इस वीडियो में सिर्फ शेड्यूल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 इज विच शेड्यूल रिक्वायर्स द लॉन्गेस्ट रिटेंशन पीरियड फॉर रेफरेंस सैंपल एंड रिकॉर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। कि कौन सा जो शेड्यूल है कि अगर कोई मान लो प्लांट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वहाँ पे कोई ड्रग बन रहा है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है, जो लाइसेंसी है, उसके लिए रिक्वायर्ड होता है कि जो भी ड्रग बने उसका एक एक सैंपल उसके पास होने चाहिए और उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन होना चाहिए, ताकि जब भी कोई ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आएंगे तो उस रिकॉर्ड और उस सैंपल से मैच करके अपना इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, शेड्यूल यू से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शेड्यूल एम किससे रिलेटेड है, जीएमपी से रिलेटेड है। शेड्यूल यू रिकॉर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। पर्पस क्या है कि इंस्पेक्शन, कंप्लेंट, इन्वेस्टिगेशन, प्रोडक्ट रिकॉल और ट्रेसेबिलिटी के लिए इजी रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, लोन लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ शेड्यूल सी ड्रग रिक्वायर। तो लोन लाइसेंस क्या होता है, कौन से रूल के अंडर हमको ये मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, तो एक बार बता देते हैं लोन लाइसेंस क्या होता है। मान लो कि कोई कंपनी ए है, ठीक है, और इस कंपनी का मालिक है मान लो कि राजू, और राजू के नाम पे लाइसेंस है। मान लो कि यहाँ पे मोहन जो है वो ड्रग बनाना चाहता है, मैन्युफैक्चर करना चाहता है, लेकिन उसके पास अपना लाइसेंस नहीं है, तो वो अप्रूवल लेगा कि राजू के लाइसेंस पे ही अब वो ड्रग मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा, और इसको जो लाइसेंस मिलेगा मोहन को राजू के अंडर में मिलेगा, तो इस टाइप के लाइसेंस को बोलते हैं लोन लाइसेंस, ओके। तो लोन लाइसेंस, क्वेश्चन पूछा गया है लोन लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ शेड्यूल सी, ठीक है। तो शेड्यूल सी के लिए लोन लाइसेंस अगर कोई लेना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो कौन सा फॉर्म भरेगा, तो फॉर्म 25 तो नॉर्मल ड्रग के लिए है, नो टेक्निकल स्टाफ रिक्वायर्ड। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप अलग से भी लोन लाइसेंस भी ले रहे हो तो टेक्निकल स्टाफ चाहिए ही चाहिए, आपको भी वहाँ पे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉलो करना ही है। एग्जाम्पशन तो कुछ एग्जाम्पशन नहीं है इधर, ठीक है। तो कंप्लायंस विद शेड्यूल एम भी आपको फॉलो करना है, फॉर्म 28 भर के आपको लाइसेंस लेना है, और इन दोनों के बीच में लोन एग्रीमेंट भी होना चाहिए। तो डेट इज़ ऑल अबाउट द लोन लाइसेंस। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो फॉर्म 28 आपको भरना है मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, शेड्यूल सी एंड C1 का। फॉर्म 28A आपको भरना है, ठीक है, लोन लाइसेंस लेना चाहते हैं शेड्यूल सी और C1 का। फॉर्म 25 अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं ड्रग्स का अदर देन C एंड C1 एंड X, ठीक है। और फॉर्म 25A लोन लाइसेंस लेना चाहते हैं C, C1 एंड X का, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लोन लाइसेंस। क्वेश्चन नंबर 28 इज शेड्यूल Y इज़ यूनिक बिकॉज इट। शेड्यूल Y किससे रिलेटेड है, याद करो।
तो शेड्यूल वाई है क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, डील्स विथ पैक साइज, नो। इट इज़ लिमिटेड टू वेटनरी ड्रग, नो। प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन फॉर गवर्नमेंट सप्लाई, नॉट एट ऑल। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, प्रोवाइड डिटेल्ड गाइडलाइन ऑन क्लिनिकल ट्रायल। ओके, तो शेड्यूल वाई जो है वो क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 29 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच, कौन सा जो है करेक्टली मैच है। तो शेड्यूल जी कॉशन लेबल, शेड्यूल H1 रजिस्टर प्लस प्रिस्क्रिप्शन, शेड्यूल एक्स नार्कोटिक, ये तो मैच हो रहा है। शेड्यूल एम जो है क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड, ऐसा नहीं है। शेड्यूल के प्रोहिबिशन डिजीज, ऐसा कुछ नहीं है। शेड्यूल पी कॉस्मेटिक, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मतलब कि करेक्टली मैच हो रहा है। शेड्यूल जी वैसे ड्रग्स को रखा गया है जिसमें लेबल का रिक्वायरमेंट होता है, आपको पता है, और उसको रजिस्टर मेंटेन भी करना होता है, ठीक है। सॉरी, शेड्यूल H1 में। और शेड्यूल एक्स जो है वो स्पेशल लाइसेंस चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 इज द रिवाइज्ड शेड्यूल एम पोस्ट 23 डिफर्स फ्रॉम द अर्लियर वर्जन प्राइमरली, मतलब कि पहले जो है शेड्यूल एम था, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स दिए गए थे फैक्ट्री ओपन करने के लिए, ताकि आपकी फैक्ट्री में ये सारी चीज़ें चाहिए। गवर्नमेंट ने 2023 में, ठीक है, 2023 में इस रूल को रिवाइज़ किया ताकि जो रिक्वायरमेंट्स है थोड़ा और अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड बढ़ा के ग्लोबली, मतलब कि पूरे वर्ल्ड से हमको compete करने के लिए एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने बढ़ाया और जीएमपी को थोड़ा सा अपडेट किया, ठीक है। तो कौन सा अपडेट हुआ था, जो पहले वाले से क्या अलग है वो हमको बताना है। तो रिमूवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, तो ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन पहले भी था अभी भी है। लिमिटिंग इट्स एप्लीकेशन टू ए स्मॉल मैन्युफैक्चरर, ऐसा नहीं है, सबके लिए अप्लाई होता है। शिफ्टिंग जीएमपी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेट गवर्नमेंट ओनली, नॉट एट ऑल। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट एंड अलाइनमेंट विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड, कि नए जो रिवीजन हुआ है उसमें कुछ अलग अलग क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट्स लाया गया है, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे compete करने के लिए। तो ये सब जो टोटल 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं स्पेशली रिलेटेड टू शेड्यूल्स जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 के अंडर में आता है। तो अभी हम तीन जो वीडियो अभी तक जो बनाए हैं वो तीनों ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से ही रिलेटेड है। वीडियो था स्पेशली शेड्यूल से रिलेटेड। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो ये तीसरी वीडियो है। आप इस सीरीज़ का पहला वीडियो देखिए, दूसरा देखिए, फिर तीसरा देखिए, ओके। तो आपको कनेक्टिविटी होगी, आप समझ पाइएगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके कोई फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं डीआई के लिए देख रहे हैं तो उन तक ये शेयर कर दीजिए, ठीक है। और शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है, आपको पता होना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो हम लाएंगे जो टॉपिक नंबर जो 4 है उसका। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस आपका ऐसे ही प्रिपरेशन हो जाएगा।